खम्मा गणी टू एवरीवन। मैं सी अभिनव चौधरी फ्रॉम जयपुर। टुडेज प्रोग्राम मॉडरेटर ऑफ दिस वेबिनार, प्रत्यूष कल्पना से क्रियान्वयन की ओर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइज्ड बाय द CIRC ऑफ ICI। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड CIRC चेयरमैन सी अंकुर कुमार गुप्ता सर, जो कि हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने को मार्गदर्शित करते रहते हैं आफ्टर चेयरमैनशिप ऑफ CIRC। वेलकम यू सर। फिर मैं वेलकम करना चाहूंगा सी सिद्धार्थ अग्रवाल सर का, जो फ्रॉम मंदसौर, स्पीकर ऑफ टुडेज टॉपिक, को पायलट फॉर CS ट्रांसफॉर्मिंग कंप्लायंस इनटू एफिशिएंसी। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। फिर मैं वेलकम करना चाहूंगा CS शिवांशु गोयल जी का, चेयरमैन सहारनपुर ब्रांच ऑफ CIRC, जो कि अपने आज वेलकम एड्रेस के रूप में अपने अपने आप को मार्गदर्शित करेंगे। और लास्टली वेलकम ऑल द रेस्पेक्टेड members who are attending this webinar. First of all, I would like to invite Mr. C अंकुर कुमार गुप्ता सर, कि हमारे को आप इस वेबिनार के लिए के ऊपर हमारे को आप आपके वैल्यूबल वर्ड्स पर हमारे साथ शेयर कीजिए सर, प्लीज सर। थैंक यू। थैंक यू अभिनव। रिस्पेक्टेड चेयरमैन शिवांशु गोयल जी, सहारनपुर ब्रांच। थैंक यू सर। एक छोर संभाल रखा है इन्होंने यूपी का, वहां से बॉर्डर चालू हो जाता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बॉर्डर पे और यूपी के बॉर्डर पे संगम पे में बैठे हैं। और हमारे आज के स्पीकर सिद्धार्थ जी, अभिनव जी, जो मॉडरेट कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी स्पीच देंगे आज को पायलट के ऊपर। ये जो वेबिनार का है, अभी ITR के सीजन में भी हम लोग कर रहे हैं और मेंबर्स हमसे जुड़ रहे हैं। उसका पर्पज यही है कि हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम हमारे काम को कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी से कर पाएं, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा प्रेजेंटेशन कर पाएं, हमारे डाटा को किस तरह से हम उसको यूज करें। तो को पायलट एक एक्सेल का ही एडवांस वर्जन है, जिससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आज। और ये सेशन रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, जो इन फ्यूचर मेंबर्स के लिए काम आएगा, जो आज मेंबर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, कहीं ITR में बिजी है, कहीं और कहीं बिजी होंगे पर्सनल कारण से। और वेबिनार का पर्पज यही रहता है सर कि हम जहां ब्रांचेज नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाएं, मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाएं। क्योंकि ब्रांचेज तो ऑलरेडी AI का कोर्स भी कर रही है, AI पे सेमिनार भी कर रही है, प्रोग्राम भी बहुत सारे कर रही है ब्रांचेज तो। बट जहां ब्रांचेज नहीं है, उन मेंबर्स को, उन स्टूडेंट को वहां तक हमारी रीच कैसे पहुंचे, तो उसके एक वेबिनार के रूट से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी ब्रांचेज या छोटी छोटी एरिया जहां रेगुलर इतना सेमिनार या इतनी चीजें नहीं हो पाती है, तो आप सब लोगों के सहयोग से ही ये सब हो पा रहा है। तो आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग अपने बिजी टाइम में से, ITR के सीजन में से भी आप लोगों ने टाइम निकाला मेंबर्स के लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आप सब लोगों को धन्यवाद के पात्र भी हो। और हमारे नॉलेज, मेंबर्स का नॉलेज हमेशा इंक्रीज करते रहे हैं हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे का, और इसी तरह से हम प्रोफेशन को आगे लेके जाएं। और एक चीज और बोलूंगा मैं वेबिनार के माध्यम से ही, आपके पास एक मैसेज जैसे ये भी पहुंचा है किसी ना किसी माध्यम के रूप से, हम भी कोशिश करते हैं आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेंबर तक हम रीच कर पाएं। क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम मेंबर तक कहां तक पहुंच पाएंगे, व्हाट्सएप से, मैसेज के रूप से, मेल के रूप से। तो आप सब ब्रांचेस के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को सर्कुलेट करें। हम एक अच्छा इवेंट करते हैं हर महीने, वो इस तारीख भी है, 17 तारीख को। हम एक संवाद से समाधान, उसका एक मेन कारण क्या है, मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम सुनते हैं मेंबर्स के द्वारा, और उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और मेंबर्स के कुछ सजेशन भी होते हैं, जैसे मेंबर्स चाहता है कि हमारे यहाँ AI का कोर्स होना चाहिए, या इस तरह की हम वेबिनार और करें जिससे मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आप अपने सजेशन भी हमको भेज सकते हैं, आप हमारे को सजेशन बता सकते हैं। तो 17 तारीख के जो प्रोग्राम है, इवेंट है, वेबिनार है, उसमें आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज्वाइन करें और मैक्सिमम उस मैसेज को सर्कुलेट करें, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबिनार को, उससे जुड़े। और हम इस से हम लोग चाहते क्या हैं, इलेक्शन के टाइम टाइम पे तो सब लोग आते हैं, हम लोग जितने भी हम इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को कनेक्ट कर पाएं। बट ना उसके बाद में भूल जाते हैं, मेंबर्स की इस कंप्लेन रहती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कंप्लेन को दूर करें और मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचाएं। ICI का जो ICI इतना मतलब काम कर रही है
इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर है, ब्रांच में लीडर्स हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो धरातल पे उतरे और मेंबर्स तक ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। तो आप सब लोगों की सहयोग की उम्मीद के साथ जय हिंद, जय आईसीआई। थैंक यू। ओवर टू अभिनव जी। थैंक यू अंकुर कुमार गुप्ता सर। और आपके जो एक तरीके से आपने जो विजन लेके चल रहे हो सीआईआरसी में, जब से चेयरमैनशिप आपने संभाली है, बागडोर संभाली है, तो आप एक छोटी छोटी ब्रांचों को भी कवर कर रहे हैं, जहाँ पर सेमिनार हो नहीं पाते, वहाँ पर वेबिनार के थ्रू अपन अटेंड कर रहे हैं, हर एक मेंबर के पास अपन पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है सर। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, इस चीज़ के लिए। Now I would like to invite Mr. Shivanshu Goyal sir for welcome address. Shivanshu Goyal sir. जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सी शिवांशु गोयल, चेयरमैन ऑफ सहारनपुर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई। हमारा सहारनपुर एक छोटा सा शहर है जो माता शाकुंभरी देवी के कदमों में बसता है। यहाँ पे माँ शाकुंभरी देवी का सिद्धपीठ मंदिर है जो कि पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। हमारा सहारनपुर एक वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है। हमारे सहारनपुर का वुडन हैंडीक्राफ्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नक्काशी के रूप में फेमस रहता है। I am thrilled to welcome you all to today's Zoom meeting on artificial intelligence, a topic that revolutionizing industry and transforming the way we live and work. First of all, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker, CS Siddharth Agarwal sir, who is an expert in this field, जो हमें आज एआई के बारे में बताएंगे, कैसे हम उसको अपने डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करें, कैसे हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर यंग एंड डैशिंग चेयरमैन, सीआईआरसी चेयरमैन सी अंकुर कुमार गुप्ता सर, जिनके सपोर्ट से, जिनके मार्गदर्शन से हम अपनी ब्रांच चला रहे हैं, जो हमेशा हमें अपने ब्रांच को चलाने में सहयोगी रहते हैं, जो हमेशा अपने ब्रांच के कार्यों में हमें बताते रहते हैं कैसे क्या करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम चला सकते हैं ब्रांच को। मैं पूरी सीआईआरसी टीम को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने ये इवेंट पॉसिबल किया, जो कि ऐसे एरिया में भी जा सकता है जहाँ पे सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, मतलब उस एरिया को भी कवर किया जा रहा है। इतनी अच्छी सोच है। मैं इस सोच को dive in latest trends, opportunities, and challenges into AI, gaining a deeper understanding of its transformative potential. हम आज एआई के युग में जी रहे हैं। हमें एआई को अपनी प्रैक्टिस का, रूटीन वर्क का हिस्सा बना के चलना ही पड़ेगा। एक टाइम था जब हम अपने नोटिस को बनाने के लिए या अपनी कोई भी ड्राफ्टिंग तैयार करनी होती थी, उसके लिए हम घंटों स्पेंड करते थे, फिर भी उसमें कुछ ग्रामेटिकली, कुछ लीगली, कुछ ऐसी एरर्स रह जाती थी जो हम नहीं देख पाते थे। लेकिन जब से एआई आया है, हमें एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, उससे हमें वेल ड्राफ्टेड, ग्रामेटिकली करेक्टेड एंड वेल मैनर्ड प्रेजेंटेड सब कुछ हमें रेडी मिल जाता है। तो एआई को हमें अपने रूटीन प्रैक्टिस में अडॉप्ट करना है, जो कि हम अपने प्रैक्टिस को भी इंक्रीज कर सके और अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिस को बूस्ट की तरफ लेके जा सके। So let's get started and make the most of this opportunity to learn and grow together. Thank you, Siddharth sir, Abhinav sir, and Ankur sir. अभिनव, आपका माइक बंद है। थैंक यू सर शिवांशु गोयल सर। एक आप छोटी सी ब्रांच, सहारनपुर ब्रांच से, वहां से बिलोंग करते हो, और आपने एक बताया कि छोटी सी ब्रांचेस को कैसे फायदा मिल रहा है ऐसे सीआईआरसी के छोटे छोटे वेबिनार से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू फॉर योर वेलकम एड्रेस। Thank नाउ you, आई वुड sir. लाइक टू I would like to hand over the mic to our esteemed speaker, C. Siddhartha Gawar sir, for their guidance on the AI topics. C. Siddhartha Gawar sir, please. Uh, Thank you so much, Abhinav sir. Special thanks to CIRC and C. Ankur Kumar ji Gupta sahab. Uh, we welcome Shivanshu Goyal sahab also for his welcome remarks. Now, the initiatives that the CIRC is taking under the chairmanship of C. Ankur Kumar Gupta ji is amazing. And I will start my presentation also with how we can access the treasure of CIRC.
सीआईआरसी ने सभी मेंबर्स के लिए एक खजाना रखा है, जो खजाना हर हफ्ते अपडेट होता रहता है। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स को पता नहीं है। कल भी जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया होगा उन्होंने देखा होगा, अंकुर गुप्ता साहब ने कल वहां पे लिंक शेयर करी थी चैट में कि आप यहाँ पे जाके उस वेबिनार उस खजाने को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी कर रखी है मेरे सिस्टम पे कि डेली वो मुझे उस लिंक पे ले जाता है। तो सबसे पहले तो हम सब हमारे सिस्टम में वो फंक्शनैलिटी इनेबल कर ले कि हमें हर दिन या हर हफ्ते में एक बार ये रिमाइंडर आ जाए कि हमें सीआईआरसी का यूट्यूब चैनल एक्सेस करना है, जिसपे मेंबर्स के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेस वीडियोस के फॉर्म में अपलोड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं वहां पे आप स्टार्ट में, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप मुझे कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई है। इज इट शेयर? दिख रही है आपको स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल। आप सब सर्च में बिल्कुल लिखिए, सब साथ साथ बिल्कुल सर। करते भी जाइएगा ताकि आप इसको सीख पाए। टास्क शेड्यूलर करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके सिस्टम में है ये? एक बार आप सर्च पे जाइए, टास्क शेड्यूलर टाइप करिए। है आपके सिस्टम में ये? सर्च बार में टाइप करेंगे, जहां पे हम विंडोज के लिए टाइप करते हैं ना, वहां पे टाइप करना है टास्क शेड्यूलर। मोस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स में है ये। टास्क मैनेजमेंट के नाम से भी हो सकता है। आ रहा है? टास्क मैनेजर आ रहा है। टास्क मैनेजर आ रहा है, उसको ओपन करिए आप। ओपन हुआ? ऐसी ऐसी कुछ विंडो खुली जैसी आपको स्क्रीन पे दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीआईआरसी ट्रेजर नाम से एक एक एक्टिविटी बना रखी हाँ बिल्कुल। है ना। और ये एक्टिविटी हम सब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे एक्शंस का टैब आप सबको दिख रहा होगा। जिनको एक्शंस का टैब नहीं भी दिख रहा है वो एक स्टेप और आगे कर सकते हैं कि हम जब कमांड प्रॉम्प्ट में कोई एक्शन देते हैं ना, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में सब एक एक्शन देते हैं, डिलीट टेम्पररी फाइल्स विच वी डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको नया टास्क क्रिएट करना है तो यहाँ पे है क्रिएट टास्क ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्रिएट टास्क का। क्रिएट टास्क पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसका नाम हम देंगे फॉर एग्जांपल सीआईआरसी ट्रेजर। सीआईआरसी का खजाना है ये, कि सीआईआरसी ने इतने सारे एजुकेशनल थिंग्स हमारे लिए अपलोड कर रखी है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये आ गया सीआईआरसी यूट्यूब चैनल। ये ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इस पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे ट्रिगर्स का ऑप्शन आएगा। ट्रिगर्स में आपको स्पेसिफाई करना है कि आप इसको कब चलाना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको कर रखा है डेली में एक बार। जैसे आप अगर अभी 11 तारीख है, अगर आप इसमें 4:17 का टाइम डालेंगे और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको फ्रीक्वेंटली जाना है, हर घंटे जाना है, तो आप रिपीट टास्क का भी ऑप्शन है यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको आप ओके करेंगे। फिर यहाँ पे एक्शंस है, तो एक्शंस में आपको ऐड करना है। उसमें स्टार्टअप प्रोग्राम में जाओगे आप, प्रोग्राम स्क्रिप्ट में कुछ के इसमें आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। जैसे मेरे इसमें यहाँ पे सीएमडी लिखना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में आप डायरेक्ट भी सीआईआरसी का अगर यूट्यूब लिंक डालेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूट्यूब पे सीआईआरसी का लिंक देखना है तो वो कॉपी करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही वो चलेगा। ये आ गया हमारा सीआईआरसी और आईसीआई। इसको हम जब कॉपी करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन आप सबको यहाँ पर। जी सर। फिर जब इसको आप ओके करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक रन होता जाएगा। जैसे मेरे इसमें ये ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो वो कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। अभी ये मैंने डेमो बताया है, ये मेरे इसमें सीआईआरसी ट्रेजर का मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। इसको अगर मैं अभी रन करूंगा, 3:23 PM एवरी डे का इसको टास्क दे रखा है। इसको अगर हम रन करेंगे
तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिक हमें इस पेज पर ले आया। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके टास्क शेड्यूलर में एक इसको ऐड कर दो कि ये आपको हर हफ्ते या हर हर हफ्ते में 2 दिन ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले आए। और अगर जिनका टास्क शेड्यूलर में नहीं चल रहा है तो आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में भी डाल सकते हो। इसका मैं आपको जूम पे शेयर कर देता हूँ चैट पर कि आपको क्या प्रॉम्प्ट यूज करना है। ये मैंने चैट पे शेयर कर दिया है। किसी को जिनका प्रॉब्लम आ किसी रही है को वॉइस में। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है जैसे। अब आ रहा है वॉइस प्रॉपर, आवाज आ रही है? ओके। आ रही है ये सर, आ रही है। ये कमांड लाइन है। जिनका टास्क शेड्यूलर में नहीं चल रहा है वो यहाँ पे भी चला सकते हैं। गिव मी अ कमांड लाइन दैट शेड्यूल्स अ विंडो टास्क यूजिंग HCH टास्क टू ओपन एवरी डे। ठीक है, नेम द टास्क एक्सेस CIRC ट्रेजर। इसको आप और भी कई जगह इस फंक्शन को जो मैंने आज आपको बताया है टास्क शेड्यूलर में आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, टेम्पररी फाइल्स अगर आपको हर हफ्ते डिलीट करनी है तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, डिलीट टेम्पररी फाइल्स। और आपके सिस्टम में जो टेम्पररी फाइल्स है उसको वो हर हफ्ते ऑटोमेटिकली आपके बताए हुए टाइम पे डिलीट करेगा। उसका भी प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये आप जब कमांड प्रॉम्प्ट में जब डालेंगे उसके बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो ये आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। गिव मी ए कमांड लाइन दैट शेड्यूल्स अ विंडो टास्क यूजिंग SCH टास्क टू क्लियर टेम्प फाइल्स आवरली। नेम द टास्क क्लीन टेम्पररी। Abhinav sir, am I audible clearly right now? यस 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 सर। Now we will move to the topic of today, that is Copilot. Now Copilot is like this. First we will open, this is my Microsoft Word page. If you have licensed version of Microsoft Office, then only you can use Copilot. Copilot is here. ये आपको दिखा आइकन, ये बिल्कुल। पायलट का आइकन। और ये आपके वर्जन में तभी अवेलेबल होगा जिनके पास MS ऑफिस का लाइसेंस वर्जन है। उनके पास ये फ्री मिल रहा है अप टू लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स पर मंथ। अगर आपको अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो फिर आपको इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। ये है कोपायलट आइकन। अब हम कोपायलट में सबसे पहले लर्न करेंगे, कल कल जिन्होंने सेशन अटेंड किया होगा, कल हमें मोदी सर ने बताया था कि हम गामा से कैसे PPT बना सकते हैं। और उन्होंने PPT बनाने के साथ ये भी बताया था कि गामा में आप अप टू 8 PPT की स्लाइड्स जो है वो फ्री बना सकते हैं। सेम आप कोपायलट के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चलेंगे पावर पॉइंट पे। ये हमने पावर पॉइंट ओपन किया। इसमें हमने इन्हें प्रॉम्प्ट दिया, प्रोवाइड मी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑन द 56th GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 3rd-4th September 2025 इन न्यू दिल्ली। प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन रेट कट्स फॉर वेरियस सेक्टर्स। हम ट्राई करते हैं कि हमें बना के दे या नहीं दे, बिकॉज कोपायलट इज इवॉल्विंग। ये हमने वी ओपन द पावर पॉइंट। See, this is the option create with Copilot you get if you have Copilot installed in your MS Office. Create with Copilot. We went to create with Copilot. Here I had provided a prompt, create a presentation about, provide me a professional presentation on the 56th GST Council meeting held on 3rd-4th September 2025 in New Delhi. Provide insights on rate cuts for various sectors. Now we will see whether it will be able to perform the function that we had prescribed it or not. So it is making the outlines of the slides. Now if I click on generate slides, it has given me following slides: overview of the 56th council meeting, major policy decisions, detailed analysis, sectoral impacts, and future outlook recommendations. It has divided the full PPT into 5 major parts. And now it is starting generating slides for us.
So this is how it has generated the slides for us. And here it is. When we click on slideshow, see how interactive PPT is that created for us within seconds. Insights from the 56 GST Council meeting is the heading. Meetings program. Overview of the 56 GST Council meeting, major policies and decisions. Detailed analysis of rate cuts across various sectors, sectoral impacts and economic classifications, implications and future outlook and recommendations. Overview it has given. Now it is coming to overview slide. Background and objectives it has given. Significance of the meeting it has given. Highlights it has given. Key participants and agenda highlights it has given. Major policy decisions and announcement it has given. Rationale behind rate provisions. Immediate stakeholder reactions. Detailed analysis of rate cuts across various sectors. Manufacturing sector, service sector, agriculture and allied industries, sectoral impacts and economic implications, challenges and transition issues for the industry, projected macroeconomic outcomes, future outlook and recommendations, suggestions for further reforms, stakeholder engagement and implementation strategies, and conclusion. So one question I would like to ask to all the participants, how was the PPT? How was the PPT? Am I audible? Yes, audible, sir. ओके एक बार हम फिर पीपीटी देख लेते हैं चैट में कमेंट है सर का See, this is the PPT. This is how it has created the PPT. I will again explain the short process that we had done. PPT we can create n number of times and n number of PPTs we can create. I will tell you how we can create this PPT again so that जो आपका एक कमेंट है कि सर इसको रीड करने दीजिए तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि पीपीटी हम कैसे बनाते हैं एक बार फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जब हमारे पास when we have Copilot installed in our MS Office, then we don't have to do anything. Again, I am repeating the process. Once more, I will see here is the icon. We will again open the PowerPoint. This is the PowerPoint window we have opened. Create with Copilot option. Are you able to locate it? दिख रहा है ना सर अभिनव सर ये ऑप्शन यस सर Copilot का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको यहां पर ऑप्शन आएगा कि आप इसको क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं आप यहां पे देखेंगे क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट दिख रहा है सर क्रिएट अ यस प्रेजेंटेशन अबाउट वाला यहाँ पे ये बोल रहा है डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन यू वुड लाइक टू क्रिएट एंड रेफरेंस अ फाइल इफ नीडेड तो अभी हम रेफरेंस नहीं कर रहे हैं फाइल को अभी हम सिर्फ हमारा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि प्रोवाइड मी अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन on the 56th GST Council meeting held on 3rd 4th September 2025 in New Delhi provide insights on rate cuts for various sectors ये हमने इसको echo prompt दिया and the specialty of this PPT generation through Copilot is that every time it will give me a different PPT because it is generative AI it won't give me the same PPT each and every time कोई सी भी PPT हम बनाएंगे अगर हम सेम प्रॉम्प्ट को वापस देंगे तो उसे वापस एग्जीक्यूट करते टाइम इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट होगा हम फिर जनरेट करते हैं स्लाइड्स को अगेन हम पूरा प्रोसेस करते हैं और हम एन अवर ऑब्जेक्टिव
is not to go through the PPT. Our objective is only how we can create such interactive PPTs using Copilot. Because earlier, whenever I used to attend seminars and webinars, I was always amazed by the fact that how the speaker create such interactive PPTs. But now we all can, with the help of Copilot, Gamma, and various other tools, we all can create such interactive PPTs. See, it's working. See, this time the PPT is somewhat different in design, somewhat different in color. We can observe key agenda, significance, and context. And it has given us a total of 23 slides. I will again run a quick slideshow so that we can see how PPT interactive it has created. It has created again a very good PPT. Our objective is not to go through each and every content of PPT. Our objective is only to learn how we all can prepare this kind of PPTs. Comparison with previous GST Council meeting. This is the new slide it has given this time. Earlier PPT, this slide was not there. So this is how we can create. We can save, sir. I'm telling you how we can save this type of PPT. See, it has created the PPT. File, save. If I click on save, it will be saved. For example, if I want to save it on desktop, I can save it on desktop also. Here I go to desktop. See desktop. Just a minute. See, we have saved this PPT on the desktop, and we can check on the desktop also whether this PPT is saved or not. Here is the PPT that we have saved on desktop. Right? I request again all the participants, whatever questions you have, kindly post in the chat box the same way you are doing it right now. आप हाथों हाथ पोस्ट करते जाएंगे तो मुझे समझ में आ रहा है अभी कि क्या आपको चाहिए। जैसे अभी सर ने 2-3 बातें पोस्ट करी थी तो उसका मैंने जवाब दिया है। इज इट क्लियर नाउ? अब हम ऐसे सेव कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन डू मच मोर थिंग्स यूजिंग पावर पॉइंट। आई विल अगेन टेक यू टू पावर पॉइंट। This is the PPT of my earlier presentation on Digital Personal Data Protection Act 2023 that I had given for CIRC online. This is the PPT. Now I want to do some modifications in this PPT. For example, here is again the Copilot icon. Sir, दिख रहा है ना अभिनव सर ये Copilot icon यहाँ पर? यस, दिख रहा है। Again we click on Copilot icon. I want to add an agenda slide to this PPT. I had created this PPT using some other means earlier. I want to get an agenda for this PPT. This is the full PPT of Digital Personal Data Protection Act, purpose, scope, key terms, grounds, notice, concern management system. Everything is there. Now I want an agenda slide. So I will just give again a prompt, add an agenda slide. I had given the prompt, add an agenda slide. यहाँ पे हमने क्लिक किया था add an agenda slide. See, it has given us a beautiful agenda. Introduction and overview of key topics, detailed analysis and case studies, strategies and best practices, challenges and solutions, future outlook and innovations. It has divided my PPT into 5 parts. Introduction and overview of topics, because first slide was introduction, then detailed analysis and case studies because it has covered sections, strategies and best practices, challenges and solutions, penalties and all, and future outlook and innovations because the last slide was like this.
conclusion and way forward. So it has given us what can be the future outlook and decisions of and innovations of this. So this is how we can create a summary of our PPT using Copilot. Was it nice? ये समझ आया आप सबको? Yes. Okay. Thank you. Now I will show you another use case that we can do using Copilot. So let's close this Digital Personal Data Protection Act slide. एक क्वेश्चन है I am replying whether MS Office is required for this. Yes, this Copilot will work only with the licensed version of MS Office. It won't work with pirated version of MS Office. Now I had another PPT and we will perform some another task on that PPT. This is my another PPT, succession planning in India, will and nomination. I had delivered a webinar seminar on this topic and I want to do some task with this PPT. What I don't want to go through this full 20 slides. I am at the end of my session and I want a quick recap of whatever I had taught in the last 1.5 hours to my listeners on the basis of this PPT. मेरे पास ये पूरी 20 पेज की PPT है, मैंने पूरा 20 पेज उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एट द लास्ट मुझे एक समरी देने के लिए इस PPT की एक शॉर्ट समरी चाहिए जो मैंने 5 मिनट में वापस रिवाइज करा सकूं कि हमने क्या पढ़ा है पिछले 1.5 घंटे में. So there is an option, show key slides in this deck. I just click on this, show key slides in this deck. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो आप बता दीजिए. तो ये इन्होंने इनके नॉलेज के हिसाब से ये 5 स्लाइड सिलेक्ट करी है. नाउ वी विल प्ले दिस 5 स्लाइड्स. Play key. See, it has given us the following. What is succession planning slide it has given. Heirs under Hindu Succession Act it has given. Succession under Shariat law it has given. Case laws, will versus nomination it has given. And interactive scenarios and quiz. So this 5 slides, it has auto selected for me. I can also get a summary of this presentation. For example, if I click on summarize this presentation, I hope it is visible to you. Right? If I give it a prompt, summarize this presentation, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसे prompt दिया summarize this presentation. दिख रहा है ना आपको summarize लिखा हुआ? And it has also given us a summary. The presentation begins with the introductory content and an overview of the main topics and case studies and example, detailed analysis and data presentation, methodology and technical details, results and findings. बट क्योंकि हम प्रेजेंटेशन मोड में है इसलिए हमें वो जो डेक वाला ऑप्शन जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, शो की स्लाइड्स इन दिस डेक, इट विल बी मोर इफेक्टिव बिकॉज स्क्रीन पे विजिबल होगा सभी लिसनर्स को कि ये इसकी की इनपुट्स थे, क्या क्या थे. सक्सेशन प्लानिंग था, हेयर्स अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट था, सक्सेशन अंडर शरीयत लॉ था, केस लॉस थे और इंटरेक्टिव सिनेरियोज एंड क्यूज थे. So this is how we can use Copilot in our daily life and automate the task. If any question related to PowerPoint functionality and how we can use Copilot in PowerPoint, kindly message on the chat box, because then we will move to the another tool, Word, that we can automate using Copilot. अगर आपका PowerPoint में कोई भी सवाल हो, अभी तक आपने बहुत अच्छे से सारे सवाल चैट बॉक्स पे मैसेज किए हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर और भी कोई आपका सवाल हो तो प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन एंड वी कैन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक.
आई थिंक पीपीटी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट। नहीं, क्वेश्चन है। हाँ, हाँ बोलिए सर। एक एक सवाल है, वाई व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स इट कैन क्रिएट पीपीटी। सर जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो क्रिएट कर देगा। आप आपके हिसाब से कोई भी मुझे टॉपिक दीजिए, मैं अभी इस पे आपको लाइव बता देता हूँ कि वेदर इट विल बी एबल टू क्रिएट और नॉट। आप कोई भी टॉपिक स्पेसिफाई करिए। जैसे एक 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 और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हमें इनकम टैक्स पे कोई पीपीटी बनाना है ना। तो इसको एक एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन देके देख लेते हैं एक और बार। आई एम टाइपिंग। क्रिएट अ वेरी स्मॉल पीपीटी ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961। See, it has generated the outline. Introduction to the Income Tax Act, key provisions and structure, income tax slabs and rates, and deductions and exemptions. We had specifically given it a very small PPT so that we can move to some other tools also. I am showing it so that the participants can develop the confidence that it will do whatever we instruct it. हम जो इसे बोलेंगे वो ये करेगा। अगर इसके नॉलेज बेस में होगा उसकी डिटेल, तो ये जरूर बनाएगा। जैसे ये इन्होंने पीपीटी बना दी। इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द एक्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स इन्होंने दे दिया है। डेफिनेशन ऑफ असेसी दे दिया है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन दे दिया है, डेफिनेशन ऑफ इनकम दे दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के 5 हेड इन्होंने बना के दे दिए हैं। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स एंड अदर इनकम, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का इन्होंने कंसेप्ट दिया है। इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स के बारे में थोड़ा बताया है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है ये बताया है। एज ग्रुप वेरिएशंस है, डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट टैक्स अप्लाई होता है। इनकम ब्रैकेट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट टैक्स रेट्स होता है कंपनीज एंड फर्म्स का, ये इन्होंने बताया है। डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस के बारे में इन्होंने बताया है। कॉमन डिडक्शंस एटीसी के इन्होंने कवर किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस। टैक्स एग्जम्पशंस कवर करे हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, स्पेसिफाइड अलाउंस हो गया, पेंशन इनकम के कुछ एग्जम्पशंस हो गए। सो दिस इज हाउ इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्मॉल पीपीटी ऑन इनकम टैक्स फॉर अस। Of course, income tax is a very detailed topic, so it cannot summarize the full in a single PPT. And we had specifically instructed it that create a very small PPT so that we can focus on other tools also. I hope it is clear. Now, okay, thank you, sir. Thank you, thank you. You find it relevant, that's great. Now we will move to our next case, that is Word. We all use MS Word in our day-to-day life. But now we will learn how MS Word will draft for us, right? So now we will close this PowerPoint part and we will move to the next tool, that is Word. So this is Word and this is our prompts for Word. We will first start with the appointment letter. We have this appointment letter. It is for Mrs. XYZ Chartered Accountants Mansoor. They are appointed as an income tax auditor for financial year 24-25. They are appointed by
Mrs. ABC, a partnership firm, and they are appointed as tax auditors under Section 44AB of the Income Tax Act. Now, we all know as a chartered accountant, whenever we get an appointment letter, we are required to prepare an engagement letter that specify what is the roles and responsibilities of client and what is the scope of work and what is auditor's limitation of liability. So if I was not using Copilot, I was using some other tool, then I would have copied this Word file. I would have attached this Word file to that tool. Then I would have instructed that tool that based on this engagement appointment letter, draft me an engagement letter. Then I would have again downloaded that engagement letter and then would have again copied in the worksheet and then would have done the editing and all. But when we are using Copilot, that is an inbuilt tool of Microsoft, what we will do, we will just give the instruction to Copilot in the Word itself. हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी वर्ड फाइल के अंदर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हम उसी के अंदर इसे इंस्ट्रक्ट करेंगे. क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? ये हमारा इंस्ट्रक्शन है. मैं बहुत आराम से इंस्ट्रक्शन आपके लिए रीड कर रहा हूं. बेस्ड ऑन दिस अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज ड्राफ्ट एन एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम मेसर्स XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेसर्स ABC क्लाइंट एज पर ICAI गाइडलाइंस स्पेसिफाइंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी. हमने क्या बताया? इस अपॉइंटमेंट लेटर के बेसिस पे आप एक एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करो. किनको? अवर क्लाइंट ABC को, फ्रॉम मेसेज XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर ICAI गाइडलाइंस, और उसमें ये मेंशन करो कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटर्स लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है. हमने ये प्रॉम्प्ट यहां पर पेस्ट किया जो आप सबको विजिबल है. सर प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है सर? ठीक है, ये हमने इसको एंटर किया. आप देख सकते होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्किंग ऑन अ रिस्पॉन्स फॉर यू. श्योर, आई कैन हेल्प विद दैट. बेस्ड ऑन द अपॉइंटमेंट लेटर, हियर इज अ ड्राफ्ट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम मेसर्स XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेसर्स ABC क्लाइंट एज पर ICAI गाइडलाइंस. ये इन्होंने पूरा दे दिया है. अब हम इसको यहीं पे इंसर्ट करेंगे. हमको कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसको इसी शीट के अंदर इंसर्ट करेंगे. व्हेन आई क्लिक ऑन इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा. मैंने जैसे ही यहां पर इंसर्ट पे क्लिक किया, सी यहां पे इनका पूरा जो फीडबैक था वो आ गया. डेट आ गई 20 अप्रैल 2024 टू मेसेस ABC मंदसौर, जो हमारे क्लाइंट का नाम था. सब्जेक्ट एंगेजमेंट लेटर फॉर इनकम टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये भी इन्होंने लिख दिया. डियर सर, we are pleased to accept the appointment as the income tax auditor for Messrs ABC for the financial year 24-25. This engagement letter outlines the terms of our appointment, including the scope of our services, management responsibility and limitation of liability. ये भी बता रहा है ये. Scope of services बता रहा है. ये क्या है? Scope of services that we conduct the income tax audit in compliance with the provision of Income Tax Act, verification of books of account and other relevant documents, preparation and submission of the tax audit report in form 3CA, BE and CD as applicable. फिर ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है. Ensure that financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant statutes. ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जवाबदारी मैनेजमेंट की है. Provide us with access to all necessary records, documents and other information relevant to the audit. ये भी बता रहा है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे ऑडिट के लिए वो प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की जवाबदारी रहेगी. इंश्योरिंग द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी हमें जानकारी प्रोवाइड की गई है मैनेजमेंट द्वारा वो पूर्ण हो और सही हो. एंड कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये भी मैनेजमेंट की जवाबदारी है. फिर ये भी बता रहा है कि ऑडिटर्स लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है, कि हमारी एज अ ऑडिटर हमारी लाइबिलिटी कहाँ तक सीमित है. क्या है? Our audit will be conducted in accordance with the essays or auditing issued by the ICAI. Which require it we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about the financial statements are free from material misstatement. इसने बता दिया कि एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस ले लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है. हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं. Our audit will be conducted based on the information provided by the management. And we will not be responsible for any inaccuracies or omissions in the information provided. इसने हमें ये भी बताया है कि हमारा जो ऑडिट होगा वो मैनेजमेंट द्वारा जो हमें जानकारी प्रोवाइड करी गई है उसके बेसिस पे होगा. और अगर उस
जानकारी में कोई त्रुटि है या कुछ छूट गया है तो ये हमारी जवाबदेही नहीं है। आवर लाइबिलिटी फॉर एनी क्लेम्स डैमेजेस और एक्सपेंसेस विद दिस एंगेजमेंट शैल बी लिमिटेड टू द फीस पेड टू अस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। हम ये भी बता रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई गलती पाई जाती है या अगर ऑडिट से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी निकलती है तो हमारी लाइबिलिटी जो होगी वो हमारी फीस तक ही सीमित रहेगी। फिर हमने आगे में ये भी लाइन लिखी, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड योर रिटर्न कंसर्न फॉर दिस एंगेजमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ योर एलिजिबिलिटी टू एक्ट। ये ऐसा इसने बना दिया है। ठीक है, ये हमने उन्हें दिया है कि आप कंसर्न दो और उसके बाद हम काम करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन engagement letter in the word itself from the appointment letter that is provided to us by the client. I hope it is clear. समझ में आया आप सबको? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके कमेंट्स मुझे इन्वॉल्व रखते हैं एंड इस इंटरेक्शन को लाइव रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट यूज केस यूजिंग। वही अटेंडी बना सर, वो हैंड हाँ रेस कर रहे हैं। हाँ, बोलिए सर, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर। हाँ सर। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं आया है चैट बॉक्स पे। हैंड रेस कर रहे हैं तो चलो रहने दो सर, वो बाद में देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट यूज केस पे चलते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में स्पेसिफाई करते जाइए ताकि हम इसको साथ के साथ एड्रेस भी करते जाए। अब हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये कॉर्पोरेट है, ये कॉर्पोरेट है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इनका हमारे पास कंपैरेटिव डेटा है। अब होता क्या है सर, ये बैलेंस शीट पीएनएल तो हमारे सॉफ्टवेयर से हम जनरेट कर देते हैं, बट देयर इज अनदर थिंग विच वी रिक्वायर्ड इन एवरी ऑडिट एंड एवरी अश्योरेंस दैट वी डू। वो क्या है? नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। राइट सर, हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज इश्यू करनी पड़ती है। और हम क्या करते हैं, हम बहुत सी बार हमारे 90-95% क्लाइंट्स में हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू अकाउंट सेम रहते हैं। तो वी कैन एलिमिनेट दैट एरर। यहाँ पे हमें कोपायलट का आइकन दिख रहा है। हम यहाँ पर कोपायलट के आइकन पे जाएंगे और हम यहाँ पर इनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर आईसीआई गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। हमने इन्हें इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप नोट्स टू अकाउंट और अकाउंटिंग पॉलिसीज आईसीआई गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स के अनुसार बना के दीजिए। हमने इस पे एंटर कर दिया। अब देखिए आप, ये हमें बहुत सुंदर नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज बना के देंगे। ये देखिए, इन्होंने हमें नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज बना के दिए हैं। शेयर कैपिटल इन्होंने दे दी है। रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने दे दिया है। बहुत सी बार ये फिगर्स भी ले लेते हैं, अभी ये फिगर्स नहीं ले पाए हैं, एक बार हम वापस ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर फिगर्स भी अगर शीट में से अगर ले लेते हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई है, तो बहुत सी बार उस तरह से काम नहीं करता है जैसा हम चाहते हैं। इसमें हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, इंक्लूड रेलेवेंट फिगर्स। अब देखते हैं अब कैसे काम करता है। नोट्स टू अकाउंट और अकाउंटिंग पॉलिसीज तो उसने तब भी बना दी थी, लेकिन एक जो बहुत अच्छा फीचर देता है ये कि ये इस शीट में से कुछ फिगर्स ले लेता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करने के लिए। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यस, अब आ गया है, ये जो हम चाह रहे थे वो काम अब हो रहा है।
it has started providing us notes to account. Share capital authorized 1,000 equity shares of rupees 100, issued 1,000 equity shares of rupees 100, subscribed and paid up 1,000 equity shares of rupees 100. ये इसने शेयर कैपिटल पे हमें बहुत अच्छा नोट्स टू अकाउंट बना के दिया है। रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे भी नोट बना के दे रहा है हमें। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1,000 शेयर थे, 1 लाख के। इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड ये भी इतने ही थे। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर इसने बता दिया द कंपनी हैज ओनली वन क्लास ऑफ इक्विटी हैविंग अ वैल्यू ऑफ रुपीज 100 पर शेयर। Each shareholder is eligible for one vote per share. The dividend proposed by the board of directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing general meeting। इसमें बता दिया कि हमारे पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसलिए इसने पूरे नोट्स में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं करी और सिर्फ इक्विटी शेयर्स की ही बात करी। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग, होल्डिंग मोर देन 5% में इसने बता दिया कि ए के पास 500 शेयर है, 50% कैपिटल होल्ड कर रहा है। बी के पास 500 शेयर है, 50% कैपिटल होल्ड कर रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस का इसने नोट बना के दे दिया बहुत अच्छा कि ओपनिंग बैलेंस इतना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है और इनकम टैक्स उसमें से इतना पे हुआ है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। वेरी ब्यूटीफुली इट हैज क्रिएटेड नोट्स टू अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे ये नोट्स टू अकाउंट बना रहा है कि अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं 19,79,200 के। अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स पे बना रहा है ये अनसिक्योर्ड, और वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस कौन से हैं? अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है। प्रोविजंस के ऊपर बता रहा है ये ऑडिट फीस पेबल है 10,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 35,000 रुपीज। फुल बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है उसका नोट्स इसने प्रिपेयर कर लिया है। सैलरीज पेबल, और यहाँ हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1979,200 था, यहाँ पे 1979,200 का फिगर लिया है इन्होंने। पेबल्स में हम देख सकते हैं यहाँ से उठाया है फिगर, सैलरीज पेबल, टीडीएस पेबल सब ले लिया है इन्होंने। ट्रेड पेबल्स आ गए हैं इनके, ट्रेड पेबल्स तक आ गए हैं। अर्बिटो मॉल एंड सेवा, डोसी ट्रेडिंग कंपनी, रविंद्र ग्रोवर, एचयूएफ ये इनके क्रेडिटर्स है। यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस, अदर करंट लाइबिलिटीज पे बना दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम देख सकते हैं एसेट पे आ गए हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये ई चीज का नेट ब्लॉक भी दे रहा है, डेप्रिसिएशन भी दे रहा है और ग्रॉस ब्लॉक भी बता रहा है। बहुत डिटेल नोट्स बना रहा है क्योंकि हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया है कि आखिरी में हमने ऐड किया है प्लीज ऐड फिगर्स आल्सो, दैट इट इज एडिंग फिगर्स ऑफ ईच एंड एवरी एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स पे आ गया है ये। Cash and so this is how it has created the notes to account for each and every item in the बैलेंस शीट। जो हमने देखा कि उसने बैलेंस शीट के एक एक आइटम का बहुत डिटेल नोट्स बनाया है। और अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज पे आ गया। The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. And now it is doing fast because अब ये फिगर्स नहीं पकड़ रहा है, अब इसको सिर्फ टेक्स्ट मेंशन करना है। सो इट इज डूइंग इन अ फास्ट मैनर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ऑल सबके सबके ये अकाउंटिंग पॉलिसीज बना रहा है।
Inventories also it is preparing notes to account. So this is how we can create a notes to account and accounting policies from the sheet itself. Notes to account in tabular format. Yes, we can create the same in tabular format also, but if we give the tabular format and in figures, then it will take a lot of time. So we can take the notes in text form and then we can convert the same in tabular form. बिकॉज वो शीट में जब फिगर्स के साथ टेबुलर फॉर्मेट में बनाएगा ना तब उसको बहुत टाइम लगेगा। जैसे अभी हमने जब फिगर स्पेसिफाई करे तो उसको काफी टाइम लगा ये प्रोसेस करने में। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर सर? यस। फॉरेन करेंसी अभी भी इट्स स्टिल गोइंग। So this is how we can create notes to account and accounting policies using Copilot in the Word. Now we will move to the next case. This is a computation I am having of a client. This computation is very big. I don't want मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटेशन है, बहुत सारे हेड ऑफ इनकम्स है, तो मुझे देखना है कि इसकी समरी क्या है। तो यहाँ पे ये समरी ऑप्शन समरी दिख रही है आपको यहाँ पे यस। सर? तो बस ये समरी ऑटो 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 जनरेट हो रही है, आपको सिर्फ व्यू मोर करना है यहाँ पे। सी अ ब्यूटीफुल समरी for accessing assessee and personal details, income from business and capital gains. The income from business or profession declared under 44 AD is 656190. Income from other sources is 33,000, comprising interest from saving bank account, gas subsidy, interest on recurring deposits, and dividend from shares. Gross total income and deductions. No deductions. Tax due on normal income is this. Tax payment and interest is this. Bank and financial details. Bank include IDBI Bank, two accounts with HDFC Bank, interest income, additional financial information. So ये हमें तब कब हेल्प करता है जब मेरे पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशन है और मेरे को उस कंप्यूटेशन के अंदर देखना है कि इसमें कौन कौन से हेड में कितनी इनकम थी। अगर ये मुझे पूरा देखना पड़ता तो मुझे ये पूरा 6 पेज का जो कंप्यूटेशन है इसको पूरा गो थ्रू करना पड़ता। बट राइट नाउ इट हैज प्रोवाइडेड एज अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट समरी कि एसएससी एंड पर्सनल डिटेल्स ये है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन्स इतना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतना है, ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्शंस इतना है, टैक्स कंप्यूटेशन एंड रिबेट इतना है, टैक्स पेमेंट हमने इतना करा है, बैंक डिटेल्स भी इन्होंने ऐड कर दी है, और एडिशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्योंकि 44 एडी में रिटर्न फाइल हुआ था तो फुल बैलेंस शीट नहीं प्रोवाइड की थी क्लाइंट ने, तो इन्होंने ये कर दिया शोइंग लायबिलिटीज एंड असेट्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का फिगर हमने उसमें मेंशन किया था वो उन्होंने दे दिया इन्वेंट्री एंड डेटर्स लिस्टेड, क्योंकि इन्वेंट्री एंड डेटर्स का भी हमने उन्हें फिगर दिया होगा इसलिए उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया। सी इन्वेंट्री एंड डेटर्स का यहाँ पे फिगर था तो वो इन्होंने इंक्लूड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट अ स्मॉल समरी फ्रॉम द कंप्यूटेशन, a simple use case of the Copilot. Hope it would be clear. आगे बढ़े सर? बिल्कुल। अब सर है हमारे पास ये सर ने अभी एक टेब्यूलर फॉर्मेट की बात करी थी कि हम नोट्स टू अकाउंट टेब्यूलर फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, तो हम वर्ड में कोई भी फाइल टेब्यूलर कैसे बना सकते हैं ये हम लर्न करेंगे। नोट्स टू अकाउंट पे सर हम टेब्यूलर बना सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर, बस वो है कि टेब्यूलर में वो टाइम फिगर्स के साथ बहुत ज्यादा लेगा। अब यहाँ पर जब मैंने ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट कोपायलट टू ड्राफ्ट। यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं इन्हें, प्रिपेयर अ कंपैरिजन ऑफ इनकम टैक्स बिल इन इंडिया व्हिच वाज रिलीज्ड इन अर्ली 2025 एंड दैट व्हिच इज रिलीज्ड इन अगस्त 2025। वी ऑल नो इनकम टैक्स बिल का एक वर्जन अर्ली 2025 में आया था और अभी एक वर्जन अगस्त में आया है। कीप इट इन टेबुलर फॉर्मेट, ये हमने इन्हें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये कैसे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेब्यूलर फॉर्म में बनाएगा। सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज प्रिपेयर्ड इट इन टेब्यूलर फॉर्मेट। इज इट नाइस? इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स बिल अर्ली, इनकम टैक्स बिल अगस्त।
कॉर्पोरेट टैक्स रेट, स्टैंडर्ड रेट 22% था, अभी जो है 20% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आ गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए, नाउ इट इज इंक्रीज टू 75,000। एग्जम्पशन लिमिट अभी 3.5। बट अनदर थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी आउटपुट दैट इट इज गिविंग। मान लीजिए अगर इनका कोई आउटपुट गलत है जो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमें चेक भी करना पड़ेगा। क्रिप्टो पे आ गया, टैक्स गाइडलाइंस की आ गई, जीएसटी रिलेटेड प्रोविजंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ नहीं था पहले। टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स में अभी एडिशनल बेनिफिट्स आए हैं, कंप्लायंस एंड पेनल्टीज में आ गई। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एनीथिंग इन टेबुलर फॉर्मेट इन वर्ड इटसेल्फ। समझ आया आपको? इट वॉज क्लियर ना सर? यस। ओके, थैंक यू। चैट बॉक्स में कमेंट है अटेंडेंस का, इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूज केस। See, a common error which happen all of us while working in MS Word is that हम बहुत सी बार एक ही वर्ड को बहुत बार लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक डेटा है हमारे पास, इज दिस विजिबल? दिख रहा है ना? यस विजिबल। यस अब विजिबल यहाँ पे आप देखिए, पैसेंजर ट्रेवल पॉलिसी फॉर इंडियन बसेस, है ना? यहाँ पे इन्होंने पैसेंजर लिखा, फिर इन्होंने एक और लिखा पैसेंजर्स मस्ट कैरी अ वैलिड टिकट, फिर इन्होंने वापस लिखा पैसेंजर्स कंडक्ट एंड एटिकेट, फिर इन्होंने अगेन लिखा पैसेंजर्स मस्ट फॉलो स्टाफ इंस्ट्रक्शंस, फिर अगेन इन्होंने यहां पे लिखा स्टाफ कंडक्ट एंड पैसेंजर सेफ्टी, फॉर डिलेज एंड कैंसिलेशन पैसेंजर शुड कॉन्टेक्ट द ऑपरेटर डायरेक्टली, पैसेंजर राइट। हमें क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट देखा जिसके अंदर बहुत सी बार पैसेंजर को यूज किया गया है। जैसे बहुत सी बार जब हम कोई नोटिस ड्राफ्ट करते हैं तो हम भी ये गलती करते हैं कि हम एक ही लाइन को बहुत भी बार रिपीट कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे पैसेंजर वर्ड इन्होंने बहुत बार रिपीट किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये पैसेंजर वर्ड की जगह कोई थोड़ा अच्छा इंटरेक्टिव वर्ड यूज हो, ताकि बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं लगे इस वर्ड का इस पूरे डॉक्यूमेंट में। तो मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, सिनोनिम्स फॉर पैसेंजर इन ट्रांसपोर्टेशन कॉन्टेक्स्ट। हमने उसे दो काम बताया कि एक तो पैसेंजर के सिनोनिम्स यानी पैसेंजर के सिमिलर शब्द हमें बताया है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि वो ट्रांसपोर्टेशन कंसर्न कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे पैसेंजर शब्द यूज होता है वैसे कॉन्टेक्स्ट में बताया। तो इन्होंने क्या बताया हमें, ट्रेवलर, कम्यूटर, राइडर, वोयाजर, ऑक्यूपेंट, पेयर और पेट्रोन, ये इन्होंने हमें 7 इसके सिमिलर वर्ड्स बताए हैं। उसमें मुझे जो सही लगता है, मुझे लगता है ट्रेवलर इज अ वेरी गुड सिनोनिम फॉर पैसेंजर, कम्यूटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिनोनिम फॉर पैसेंजर, वोयाजर अगर बहुत लंबी जर्नी है तो आप वोयाजर को भी लिख सकते हो। सो ऐसे करके आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज हो रहा है तो आप उस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और अपनी ड्राफ्टिंग को ज्यादा प्रोफेशनल दिखा सकते हैं, राइट? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस नाउ। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये रेरा की डिटेल रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे स्टेट को इन्होंने कवर कर रखा है। दिख रहा है ना सर आपको ये? दिख रहा है सर। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट इसमें कवर हुए हैं। जैसे कौन कौन से स्टेट हुए, दिल्ली हुआ है, तमिलनाडु हुआ है, गुजरात हुआ है, उत्तर प्रदेश हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है, तेलंगाना हुआ है, राजस्थान हुआ है, बहुत सारे स्टेट इसमें कवर हुए हैं। तो हमें क्या करना है, मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है। I don't have the time that I can go through this entire document. I want to go only to a specific state. मुझे सिर्फ 2 या 3 स्टेट के बारे में जानना है। मैंने क्या बोला इन्हें, प्रोवाइड मी इंसाइट्स ऑन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मुझे सिर्फ 3 स्टेट्स की रेरा के बारे में जानने में
इंटरेस्ट है, एंड दीज आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मैंने इन्हें प्रॉम्प्ट दिया, प्रोवाइड मी इंसाइट्स ऑन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। और इस डॉक्यूमेंट में से जो जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेफरेंस में यूज हुआ है वो ये यहाँ पे हमें दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको ये पूरा इन स्टेट्स का डॉक्यूमेंट, श्योर आई कैन प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये इन्होंने दे दिया। उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी रेरा डील्स विद मैसिव अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बैकलॉग ऑफ पेंडिंग मैटर्स, recent reforms aim to reduce the backlog. Madhya Pradesh, the MP RERA is maturing authority with an increasing number of public orders. Digitalization is improving access to records. Rajasthan RERA enforcement has improved with institutional strengthening. तो हमने इस डॉक्यूमेंट में इन 3 स्टेट्स के बारे में जो भी लिखा था वो हमने इन्हें प्रॉम्प्ट दिया, और इन्होंने उन 3 स्टेट्स के बारे में जो उस शीट में इनपुट था वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, वो भी उसी शीट में। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उस वर्ड फाइल के अंदर ही ये पूरा आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लिया। राइट? वॉज इट हेल्पफुल? ओके, थैंक यू। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट केस। अगले केस पे चलते हैं सर। अब अगले केस में ये बताएंगे हम कि हाउ वी कैन इंप्रूव यूजिंग कोपायलट। मैं आपको बताता हूं हम कैसे हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स कोपायलट की हेल्प से इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक नोटिस है जो किसी ने ड्राफ्ट किया था, ये एडवोकेट को दिया है, हाई कोर्ट के एडवोकेट को। इज इट विजिबल सर? यस। यस सर। अंडर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट आई हैव टू एड्रेस यू एज अंडर इश्यूज मेंशन्ड इन पैरा 1 इन योर नोटिस। हमें इनके वकील साहब ने नोटिस भेजा था, उसका हमने जवाब दिया है कि इश्यूज मेंशन्ड इन पैरा 1 इन योर नोटिस। हमने ये कहा है कि आपके नोटिस के पैरा 1 में जो इश्यूज मेंशन थे वो हमने ये एक्सेप्ट किए हैं। इश्यूज जो आपके पैरा 2 में थे वो भी हमने एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन आपके पैरा 2 में जो इनवॉइस नंबर 86 को लेके जो इश्यूज है वो हमने डिनाई करे हैं। ऐसी हमारी कोई भी परचेस नहीं हुई थी। जो आपने पैरा 3 में इश्यूज मेंशन करे हैं वो भी हमने डिनाई करे हैं कि मेरे क्लाइंट ने आपसे ऐसा कोई भी गुड्स परचेस नहीं करा है। आपके जो पैरा 4 का है वो भी हमने डिनाई करा है। आपका जो इश्यूज पैरा 5 के हैं वो भी हमने डिनाई करे हैं। इश्यूज आर डिनाइड 6 वाले भी डिनाई करे हैं। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग ड्यू टू व्हिच इज, अब इस नोटिस में कमियां क्या है ये हमें जानना है। अब देखना को पायलट हमें बताएगा कि इस नोटिस में क्या क्या कमियां हैं। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, सजेस्ट मी द शॉर्टकमिंग्स इन दिस लीगल नोटिस। ये जो नोटिस वकील साहब को भेजा गया है इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या है ये बताएगा। इस नोटिस में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है, उसमें से शॉर्टकमिंग्स से सिलेक्ट करके हमें बताएगा। देखिए इसने बताया श्योर आई कैन हेल्प विद दैट। यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स है, जैसे ये बताता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, द नोटिस मेंशन इश्यूड मेंशन्ड इन पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। जैसे ये तो नोटिस इन्होंने वकील साहब को भेजा था, तो वकील साहब के पास वो नोटिस होगा जो वकील साहब ने पहले इन्हें इशू किया था। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इश्यूज मेंशन्ड इन पैरा 1, लेकिन इसका कहना है कि अगर आप इश्यूज मेंशन्ड इन पैरा 1 की जगह अगर उसको स्पेसिफिकली इशू को डिस्क्राइब कर देते तो और ज्यादा अच्छा होता, जो भी पढ़ता वो समझ सकता था कि आप किस चीज की बात कर सकते हैं। फिर रिपीटेशन हो रहा है, जो हमने पहले रिपीटेशन का एक एग्जांपल देखा था कि हमने बहुत सारी जगह पैसेंजर वर्ड यूज किया है जिसकी जगह हम और भी कोई अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते थे। तो वहां पे ये भी बता रहा है रिपीटेशन, द नोटिस रिपीटेडली डिनाइज द इश्यूज मेंशन इन द
other party notice without providing detailed explanations or evidence. For example, responses to para 3, 4, 5 and 6 are quite similar. क्या responses है 3, 4, 5, 6 के, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। हमने 3, 4, 5, 6 में क्या लिखा? इश्यूज आर डिनाइड, इश्यूज आर डिनाइड और इश्यूज आर डिनाइड। तो इन्होंने बोला कि ये चारों चीजें बहुत सिमिलर लग रही है, इसको थोड़ा आप अलग ड्राफ्ट करते हैं। एग्रेसिव टोन, इसमें ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहे हो। द नोटिस यूजेस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज सच एज शॉक एंड हरेसमेंट, फॉल्स क्लेम, मेंटल शॉक एंड एगोनोमी एंड ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ये आखिरी में जो इन्होंने लिखा, ये यहाँ पे यहां से लाया है। योर क्लाइंट इज मेकिंग अ फॉल्स क्लेम ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम माई क्लाइंट विच हैज कॉज शॉक एंड हरेसमेंट टू माई क्लाइंट। ये इन साहब को लिखा गया कि आपने के क्लाइंट ने जो लिखा है वो पूरी तरह से गलत है, जिसके कारण मेरे क्लाइंट को शॉक और हरेसमेंट हुआ है। फॉल्स क्लेम, तो ऐसे शब्द जो इसमें यूज किए गए हैं, ऑफेंस ऑफ चीटिंग इसमें यूज किए गए हैं, तो इसको ये बता रहा है द नोटिस यूजेस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज हुआ है इस नोटिस में। व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू असर्ट योर क्लाइंट्स पोजीशन, अ मोर न्यूट्रल टोन माइट बी मोर इफेक्टिव। ये बोल रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप आपके क्लाइंट की पोजीशन को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी अगर आप न्यूट्रल टोन अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। नोटिस थ्रेटन्स लीगल एक्शन फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग चीटिंग, false allegations, demand of money, criminal breach of trust and defamation। इसमें ये बोल रहा है कि साहब आपने बहुत सारे अपराध की इसमें मेंशन कर दिया कि आपने चीटिंग करी है, आपने झूठे आरोप लगाए हैं, आपने इलीगल डिमांड ऑफ मनी, जिसको इंग्लिश में एक्सटॉर्शन कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिफेमेशन। बोले सर आपने बहुत सारी बातें लिख दी इसके अंदर। While it is important to outline potential consequences, it might be more effective to focus on the specific legal grounds। ये बोल रहा है अच्छी बात है आप आपकी क्लाइंट की पोजीशन को रख रहे हो और सामने वाले को ऐसा बड़ा बड़ा भारी भारी शब्द लिख रहे हो, बट आप जितना स्पेसिफिक लिखोगे, मतलब हमने इसमें, जिसने ड्राफ्ट किया उसने इसके अंदर 6 अपराध कवर कर दिए, 6 अपराध तो नहीं किए होंगे, तो ये बता रहा है कि जो किया उसके बारे में बात करो। फॉर्मेटिंग इन ग्रामर, देर आर सम ग्रामेटिकल एरर्स। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है माई क्लाइंट आर नॉट लायबल, क्लाइंट तो सिंगुलर है, तो ये बोल रहा है कि क्लाइंट इज नॉट लायबल होना चाहिए, प्लूरल थोड़ी नहीं है। एडिशनली द नोटिस कुड बेनिफिट फ्रॉम क्लियर पैराग्राफ ब्रेक्स एंड हेडिंग्स टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। जैसे ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में चल रहा है, तो इसका कहना है कि इसको हेडिंग्स में लेते और थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते। जैसे ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है, आखिरी वाला हेंस वाला, यू आर डायरेक्टेड टू पे द अबाउ मेंशन ड्यू अमाउंट विद इन 15 डेज वाला, ये वाला बहुत बड़ा पैराग्राफ है। फिर एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये बोल रहा है कि आपने नोटिस में लिखा है कि कोई परचेस नहीं हुई थी, और that the invoice is not in the purchase books or goods and service returns, but it does not provide any supporting documentation or evidence। भाई ये बोल रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि हमने आपसे कोई परचेस नहीं करी है, ना आपसे जो परचेस है ना हमारे जीएसटी टू वे में है, ना हमारे पास उसका डिलीवरी चालान है, तो उसका कोई बेसिस भी निकाल देते हैं, आपका टू वे को एज एन अटैचमेंट आप स्पेसिफाई कर देते नोटिस में, आपका परचेज रजिस्टर भी मेंशन कर देते कि उसमें इनकी कोई कोई एंट्री नहीं है। तो ये हमें बताएगा कि हम किस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉज इट रिलेवेंट? समझ आया आप सबको कि कैसे हम हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स को को पायलट का यूज करके और बेहतर बना सकते हैं? शैल वी मूव टू नेक्स्ट केस? अगले केस पे चले हम एक्सेल की तरफ। यस, यस सर। ओके, ओके, रिप्लाई ऑल्सो रिसीव, थैंक यू, थैंक यू। अब हम हमारे नेक्स्ट यूज केस पे चलते हैं। आई होप आपको यहां तक का सभी टूल्स समझ में आ गए होंगे। हमने वर्ड के 7 यूज केस कवर करे हैं, और हमने 3 यूज केस हमारे पावर पॉइंट की कवर करे थे, मतलब टोटल अभी तक हम 10 रियल लाइफ यूज केसेस कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम एक्सेल में, वो एक्सेल जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब ये हमारे पास एक शीट है,
अब एक्सेल के साथ कोपायलट आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी फाइल वन ड्राइव में सेव है। तो यहां पे हमने ऑटो सेव ऑन कर दिया। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक शीट है, एम्प्लॉय नेम, सेल्स, अटेंडेंस परसेंट एंड कस्टमर रेटिंग। आई एम द इंटरनल ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। I am required to determine which employees are eligible for bonus as per the company's bonus policy। कंपनी की एक बोनस पॉलिसी है, उस बोनस पॉलिसी के हिसाब से मुझे असर्टेन करना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार बोनस के लिए एलिजिबल है। तो हमने क्या किया, हमने ये प्रॉम्प्ट एक्सेल में दिया। यहां पर कोपायलट आपको फिर दिख रहा होगा, इसी कोपायलट पे गए हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया। In this sheet, provide me employees who are eligible for bonus as per criteria। हमने क्राइटेरिया दे दिया कंपनी का, सेल्स ग्रेटर देन 85,000, अगर उसकी सेल्स 85,000 से ज्यादा है तो ही वो एलिजिबल है, कॉमा अटेंडेंस ग्रेटर देन 87%। सेल्स 85,000 के साथ साथ उसकी अटेंडेंस भी 87% से ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हॉलीडेज एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड कस्टमर रेटिंग, कस्टमर फीडबैक भी अच्छा होना चाहिए, कस्टमर रेटिंग भी 4.3 से ज्यादा होनी चाहिए। तीन क्राइटेरिया है, सेल्स 85,000 से ज्यादा होनी चाहिए, अटेंडेंस 87% से ज्यादा होनी चाहिए, कस्टमर रेटिंग 4.3 से ज्यादा होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही ये एम्प्लॉय एलिजिबल होगा बोनस के लिए, नहीं तो नहीं होगा। प्रोवाइड मी द वैल्यूज इन कॉलम ई। ये हमने इसको मेंशन कर दिया कि इस वैल्यूज को है आप कॉलम ई के अंदर मेंशन करिए। सी आप कलर ऑफ द शीट इज चेंजिंग, कोपायलट इट्स अप्लाइंग इट्स पावर्स ऑन द डेटा। आप देख सकते हैं कलर जो है शीट का थोड़ा पिंकिश टाइप का हो गया होगा, दिख रहा है ना आपको। सी इसने एक हमें फॉर्मूला जनरेट कर दिया। ये फॉर्मूला हम जैसे ही यूज करेंगे, ये बहुत सी बार ये डायरेक्टली भी हमें शीट में इंसर्ट कर देता है, लेकिन अभी फॉर्मूला कर दिया। जैसे ही हम फॉर्मूला टाइप कर यूज करेंगे, फॉर्मूला वर्क नहीं, आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल एरर दिस फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग। विल अगेन we will again provide the prompt, list only eligible employee names from the sheet। हम ये prompt इसको प्रोवाइड करके देखते हैं, आई होप यहाँ पर ये हमें आउटपुट सही से दे दे। जनरेटिव एआई है तो कभी कभी आउटपुट एकदम नहीं भी देता है जैसा हम चाहते हैं, टाइम लगता है। एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया तो है, कोई बात नहीं, हम इसको वापस स्पेसिफाई करते हैं। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो, हम इसे वापस स्पेसिफाई करते हैं। वापस हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो हम वापस यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, एंड वी होप दिस टाइम द प्रॉम्प्ट वर्क। शीट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको और समझ आ जाए। So we have again provided the prompt in this sheet. Provide me employees who are eligible for bonus as per criteria: sales greater than 85,000, attendance greater than 87%, and customer rating greater than 4.3। Provide me the values in column E। इतना क्लियर हमने इसे कह दिया है, होप की बार ये समझ जाए। हम इसको वापस रीओपन करते हैं, फिर ट्राई करते हैं।
यहाँ से हम वापस फॉर्मूला उठाते हैं। A1 से B16 पे ये सजेशंस लगा रहा है, वो तो प्रॉपर है। जो हमारा सेल रेंज है, see this time it has worked. Previous two times it has not worked, but this time it has worked. When I click on insert column, I we can see the draft is created here, and when I click on insert column, these employees are selected for bonus because sales greater than 85,000, attendance greater than 87%, and customer rating greater than 4.3. नरेश रामचंद्र में भी आप देखिए, सेल्स ग्रेटर देन 85,000, अटेंडेंस ग्रेटर देन 87% एंड कस्टमर रेटिंग ग्रेटर देन 4.3। सेम इज द केस विद लास्ट थ्री। ये लास्ट थ्री है, सेल्स तीनों की 85 से ज्यादा है, अटेंडेंस तीनों का 87 से ज्यादा है, और कस्टमर रेटिंग तीनों का 4.3 से ज्यादा है। ये वाले इसलिए रह गए क्योंकि इनका अटेंडेंस 87 से कम था। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्सेल। अब यहाँ पे ईमेल आईडी है, मेरे पास ईमेल आईडी अगली शीट में है। अगर मुझे वी लुकअप एक्स लुकअप का फॉर्मूला नहीं आता है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये ईमेल आईडी इस शीट में है, ये ईमेल आईडी उस ऑर्डर में भी नहीं है जिसमें एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं, फिर भी ये ईमेल आईडी मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का उनके नेम के सामने इंसर्ट करके दे देगा। ये मैंने इन्हें प्रॉम्प्ट दिया है, आई हैव ईमेल ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अनदर शीट। हर एम्प्लॉय का ईमेल मेरे पास अनदर शीट में है, प्लीज इंसर्ट ईमेल आईडी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन अ सेपरेट कॉलम इन दिस शीट। मैंने इन्हें बोला कि जितने भी एम्प्लॉय है इनका ईमेल आईडी इसी शीट में एक सेपरेट कॉलम में मुझे इंसर्ट करके दीजिए। आई एम वेरी श्योर इट विल डू दिस। ये देखिए इन्होंने हमें दे दिया है। फिर से इन्होंने शायद फॉर्मूला ही जनरेट किया है, डायरेक्ट डेटा शायद जनरेट नहीं हुआ है, शायद हो भी रहा है, बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस हियर। दिख रहा है ना आपको? यस सर, विजिबल। ओके, विजिबल है ना? तो ये देखिए, ये हम इंसर्ट कॉलम करा तो ये देखिए ये ईमेल आईडी आ गई यहाँ पे। इज इट नाइस? ये हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर उनके नाम के सामने आ चुकी है। अमित शर्मा जी की ईमेल आईडी उनके नाम के सामने आ चुकी है, नेहा वर्मा जी की उनके नाम के सामने आ चुकी है, रोहन गुप्ता जी की रोहन गुप्ता जी के नाम के सामने आ चुकी है, प्रिया मेहता जी की प्रिया मेहता जी के नाम पे आ चुकी है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज Copilot in Excel. We can also get some insights about this data. अगर मैं यहाँ पे शो डेटा इंसाइट्स करूंगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया शो डेटा इंसाइट्स पर, तो ये देखिए ये हमें डेटा इंसाइट्स दे रहा है कि डेटा 15 एम्प्लॉयज का डेटा है, सेल्स फिगर्स, और फिर देखिए ये इंसाइट्स दे रहा है। सेल्स है, जो एवरेज सेल्स है वो 88,867 है। एवरेज इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है, हमारी पूरी शीट में कहीं भी एवरेज नहीं लिखा हुआ है। लोवेस्ट 45,000 इसने अपने से आइडेंटिफाई करा है, हाईएस्ट सेल्स 1,21,000 की भी इसने सेल्फ आइडेंटिफाई करी है। अटेंडेंस भी 90.3% और रेंज अटेंडेंस की इन्होंने खुद ने आइडेंटिफाई करी है, सेम विथ कस्टमर रेटिंग। और इस तरह से इन्होंने हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करी है कि इस डेटा का समराइजेशन क्या है। आई होप दिस वॉज यूजफुल। नेक्स्ट यूज केस पे चले सर, एक्सेल के। सर क्या रिपीट करना है आप स्पेसिफाई करेंगे? चैट बॉक्स में कमेंट है, प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करना है सर, आप प्लीज स्पेसिफाई करिए। बोनस वाला, ओके ठीक है, बोनस वाला फिर से रिपीट करते हैं।
मैं आपको पूरा फ्लो बता देता हूँ बोनस वाले का। ये सब बोनस कैलकुलेशन पे गए हम वापस। तो ये हमने जो आउटपुट डिराइव किया था इसको हम वापस डिलीट कर देते हैं, और ये एलिजिबल फॉर बोनस वाला भी हम वापस डिलीट कर देते हैं। अब हम ऑटो सेव ऑन करते हैं, इसको अगेन हम सेव एज करते हैं ड्राइव में, ताकि ये प्रॉपर फंक्शन कर पाए। और पुरानी जो फाइल है उसको रिप्लेस कर देते हैं। सर यहाँ पे हमें कोपायलट, ये शीट है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, सेल्स है, अटेंडेंस परसेंटेज है और कस्टमर रेटिंग है। यहाँ पे हम कोपायलट पे गए और यहाँ पर हमने कोपायलट को इंस्ट्रक्ट किया, हमारा प्रॉम्प्ट दिया। ये रहा सर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ये है कि हमारा इन दिस शीट में प्रोवाइड मी एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल फॉर बोनस एज पर क्राइटेरिया। प्रॉम्प्ट ये है कि आप ये बोनस का क्राइटेरिया क्या है, सेल्स ग्रेटर देन 85,000, अटेंडेंस ग्रेटर देन 87% और कस्टमर रेटिंग ग्रेटर देन 4.3। ये तीनों पैरामीटर जब कंबाइनली सेटिस्फाई होंगे तभी वो एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। और हमने इसे ये भी बोला, प्रोवाइड मी द वैल्यूज इन कॉलम ई। तो ये हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है और ये हमें आउटपुट जनरेट करेगा। आप देखिए कि शीट का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि कोपायलट की कैपेबिलिटीज इस शीट के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये सर इन्होंने दे दिया है हमें आउटपुट। ये आप देखेंगे ये आउटपुट दे दिया है, और इसमें आप पूरा आउटपुट चेक कर लीजिए। प्रिया मेहता की भी सेल्स 85 से ग्रेटर है, अटेंडेंस 87 से ग्रेटर है, कस्टमर रेटिंग 4.3 से ग्रेटर है। नरेश रामचंद्र भी देख लीजिए, सेल्स 87,500 से ग्रेटर है, अटेंडेंस परसेंटेज 87 से ग्रेटर है, कस्टमर रेटिंग 4.3 से ग्रेटर है। सेम आखिरी के जो तीन है, प्रतीक बंधवार, उर्वशी सन्यासी एवं पारुल श्रीवास्तव, इन तीनों का सेल्स 85,000 से ग्रेटर है, अटेंडेंस 87% से ग्रेटर है और कस्टमर रेटिंग 4.3 से ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू। फॉर्मूला क्रिएशन इज इजी नाउ। यस एब्सोल्युटली सर, वी कैन। Sir, you can use Copilot only when you have license version of MS Word और MS Office। अगर लाइसेंस वर्जन है तो आप लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स के साथ कोपायलट को यूज कर सकते हैं। अगर लाइसेंस वर्जन नहीं है तो आप कोपायलट यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल प्रोसीड। फॉर्मूला क्रिएशन इज इजी नाउ, एब्सोल्युटली। अब हम एक्सेल में हमारा दूसरा यूज केस देखेंगे। एक बहुत सिंपल सा यूज केस ले लेते हैं पहले। ये हमारा हो गया है बोनस वाला। ये एक हमारे पास शीट है कंपनीज की, इसमें ये वैल्यू आ रही है कंपनीज की, वैल्यू ऑन अ बेसिस ऑफ सिंगल डे ट्रेडिंग ही आ रही है ये। अब ऐसी मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी शीट है और आपको उसमें से कोई पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया निकालनी है। तो ये जो वैल्यूज है मेरी, ये रुपीज में है। अब मैं यहाँ पे, मेरे को ये चाहिए कि 50 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनीज है उसका आप मुझे बता दो कि 50 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू किन किन कंपनीज की है। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे जैसे हमने पहले दिया था। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा। हमने एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पर। फिर हम कोपायलट पे गए, हमने अगेन मैसेज किया, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोवाइड मी कंपनीज विद वैल्यू ग्रेटर देन 50 करोड़। हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने इन्हें प्रॉम्प्ट दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोवाइड मी कंपनीज विद वैल्यू ग्रेटर देन 50 करोड़। आप देखिए यहाँ पर हमें कंपनीज की लिस्ट मिलेगी जिनकी वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ प्रैक्टिकल दिक्कत क्या आती है एक्सेल के साथ, जब हम फिल्टर भी लगाते हैं तो बहुत सी बार हम प्रॉपर फिल्टर नहीं लगा पाते हैं, और जब डाटा बहुत हैफेजर्ड होता है तो हमें इतने अच्छे से फॉर्मूलाज नहीं आते हैं कि हम इतने अच्छे से उसको कैलकुलेट कर पाए। पर ये समस्या हमारी कोपायलट की हेल्प से खत्म हो जाएगी कि इवन इफ वी आर नॉट इन अ प्रो इन मेकिंग फॉर्मूलाज, वी कैन
परफॉर्म द डेटा एनालिसिस। सो अगर हम यहाँ पे इंसर्ट टू न्यू शीट देखें, ये इसने हमें वैल्यूज दे दी कि किसकी 50 करोड़ से ज्यादा है। अब आप इन सबको देख लीजिए, 50 करोड़ से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 डिजिट्स का नंबर है ये। तो ये 135 करोड़ की वैल्यू है। सेम विद द ब्लू स्टोन, सेम विद द जेकेटी इंडिया, सेम विद द प्रीकैम। आप ये कोई सी भी कंपनी उठा लो, इन सब की वैल्यूज 50 करोड़ से ज्यादा है। जो 50 करोड़ से कम वाली वैल्यूज थी वो उसने कैलकुलेट ही नहीं की। जैसे यहाँ पे एसीआई टीजी कंपनी है, एसेंटेक, इनकी वैल्यू 50 करोड़ से कम है। जैसे ये ELM 250 सिंबल वाली कंपनी है, इनकी वैल्यू 7,64,000 है। पर ये को पायलट ने यहाँ पर इसलिए कैलकुलेट नहीं किया है, इसलिए इसको नहीं लिया है कंसिडरेशन में, क्योंकि इनकी वैल्यू 50 करोड़ से कम है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट यूज केस ऑफ एक्सेल। एक्सेल में ही हमारा नेक्स्ट यूज केस है, हम उस पर चलेंगे। ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है। नाउ मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, जो हमारे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होती है, उनके पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट होता है। वो बहुत सी बार हमें बैंक स्टेटमेंट शेयर कर देते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप इसी बैंक स्टेटमेंट से हमारा रिटर्न फाइल कर दीजिए। और रिटर्न फाइल करते हैं जब हम बैंक स्टेटमेंट से, जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती है, तो हम जो मेजर मेजर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी को एनालाइज करके रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। तो अगर कोई बैंक स्टेटमेंट है और उसमें से हमको देखना है कि उसमें मोस्ट रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं, तो वो कैसे करेंगे। जैसे ये बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें बहुत सारे नरेशंस हैं, आप देखेंगे ये बहुत सारे नरेशंस है, बहुत बड़ा बैंक स्टेटमेंट है ये, पूरे पूरे ईयरली बैंक स्टेटमेंट है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे ऑटो सेव को ऑन करना है, क्योंकि कोपायलट तभी वर्क करेगा जब आपकी फाइल वन ड्राइव में सेव हो। हम इसे सेव कॉपी करेंगे। यस, रिप्लेस एग्जिस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कोपायलट हमने वापस यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, शो मी टॉप 10 इन नरेशंस। मुझे इस पूरे नरेशन में, ये नरेशन कॉलम है, ये वाला कॉलम जो कॉलम बी है नरेशन का है, मुझे इस पूरे कॉलम बी में बताइए कि ऐसे कौन से नरेशन है जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। कोई सा भी बैंक स्टेटमेंट जब हम एनालाइज करते हैं, तो जो मेजर ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो वही होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, एक ही पार्टी से बहुत सी बार ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हमें इसकी जो मेजर मेजर ट्रांजेक्शन्स है वो जानने हैं। अब देखिए, ये इन्होंने हमें बहुत अच्छा, इसके लिए अगर हम कोई फॉर्मूला लगाने जाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन इन्होंने एक झटके में हमें आउटपुट दे दिया, जिसको हम न्यू शीट में जाके देखेंगे। क्या देखेंगे, ये इन्होंने बता दिया कि ये कैश डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट 23 टाइम्स यूज हुआ है। तो अब मैं उस शीट में फिल्टर लगा के कैश डिपॉजिट देख सकता हूं। CRI पंप्स प्राइवेट लिमिटेड को 17 टाइम्स पेमेंट हुआ है। तो अब मुझे एक चीज यहां से समझ में आ रही है इस बैंक स्टेटमेंट का, ये छोटा एनालिसिस करके, कि CIR पंप्स इनका सप्लायर है। शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको इनके इनको भी 5 बार इनसे ट्रांजेक्शन हुआ है। और क्योंकि ये डेबिट साइड में आ रहे हैं, तो मैं ये भी समझ सकता हूं कि ये डेबिट ट्रांजेक्शन है। हरिहर इंडस्ट्रीज को 4 बार पेमेंट हुआ है, रेवा शंकर बालकिशन को 4 बार पेमेंट हुआ है, श्री बालाजी मोटर्स कंपनी को 3 बार पेमेंट हुआ है। जैसे चेक रिटर्न ड्रॉवर सिग्नेचर डिफर्स, तो मैं ये इन्हें एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि साहब 3 बार आपका चेक इसलिए रिटर्न हो गया है कि आपके सिग्नेचर मिसमैच थे, तो इस चीज को आप सुधारिए, आगे से ये ना हो पाए। तो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज अ बैंक स्टेटमेंट यूजिंग एक्सेल। इज इट क्लियर? Okay, so we will move forward. We will move to the next use case of Excel. हमने क्या किया था, हमने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में जाके प्रॉम्प्ट दिया था कि शो मी द टॉप 10 इन नरेशंस। कि नरेशंस में, जो बैंक स्टेटमेंट में नरेशन आता है, उसको देख के आप बताइए कि टॉप 10 नरेशंस कौन से हैं जो सबसे ज्यादा बार यूज हुए हैं। तो उसने उसके बेसिस पे वो फिल्टर निकाल लिया
और उसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर मिला जो हमें हमारे क्लाइंट को हमेशा गाइड कर रहा है कि सर आपके 3 बार चेक रिटर्न इसलिए हुए हैं कि उसमें सिग्नेचर मिसमैच था। तो आप इस चीज को देखिए ताकि आगे से ये रिपीट ना हो। अब हम हमारे एक्सेल में एक और यूज केस पे जाएंगे। वो यूज केस है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओपन किया। हमने सेव और कॉपी वन ड्राइव में वापस कर लिया ताकि इसको वो एरर नहीं आए कि ये वन ड्राइव में सेव नहीं है। वापस से सेव कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मुझे कुछ एनालिसिस करनी है। क्या एनालिसिस करनी है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे की रेशियोज जानने हैं। की रेशियोज कहाँ पे जानने हैं मुझे? मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे गया और प्रॉफिटेबिलिटी वाला। इज माय स्क्रीन विजिबल सर? चौधरी सर? यस सर। ओके। तो ये एबीसी का प्रॉफिटेबिलिटी वाला टैब है, वाला पेज है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि कैलकुलेट सब रेशियोज। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पे साइड में आपको विजिबल होगा। प्रोवाइड मी की रेशियोज। हम देखते हैं ये कितने अच्छे से हमें कर पाता है। मे भी ना भी कर पाए, बिकॉज जेन एआई है। कभी कभी आउटपुट वैसा नहीं देता जैसा हम चाहते हैं। यहाँ पे आउटपुट दे रहा है रेशियोज आर टिपिकली फाइनेंशियल रेशियोज। ये देखिए, ये इसने हमें कुछ रेशियोज कैलकुलेट करके दिए हैं जो हम नई शीट में जाके देखेंगे। और ये एनालिसिस भी दे रहा है। ऐसा भी नहीं सिर्फ रेशियोज दे रहा है, ये उसका एनालिसिस भी दे रहा है कि इसने पाइथन का यूज करके पांडास के थ्रू फॉर्मूला लगा के ये रेशियोज निकाले हैं। ये पूरा इसने एनालिसिस भी दिया है। एनालिसिस दिख रहा है सर आपको? यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आउटपुट। और अब हम जब इसको एक्सपैंड करके न्यू शीट में इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे इसने क्या क्या रेशियोज दिए हमें। ये इसने हमें दिया है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे इसने हमें कैलकुलेट करके दिया है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स भी इसने हमें कैलकुलेट करके दिया है। और एक हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये मोटा मोटा सही है या नहीं है। हम यहाँ पे गए वापस प्रॉफिटेबिलिटी में। नेट प्रॉफिट ही बता रहा है 23%। सेल्स है इसकी 14,000 कुछ। और नेट प्रॉफिट आ रहा है इसका 33 अराउंड कुछ। यस, ये नेट प्रॉफिट इसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर डीएसीआर शीट में कहीं होगा तो वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो हम इसी रेशियो वाली शीट में चेक करते हैं कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसने सही दिया है या नहीं दिया है। 12.53 दिया है इसने इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये रेशियो सही दिया है या नहीं दिया है। सर बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो 300 के अंदर है और नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो 3400 के लगभग है। तो लगभग वही फिगर आएगा। और इसने हमें कैलकुलेट करके दिया है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये इसने पूरा एनालिसिस दिया है कि, और ये इसने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि दिस शोज हाउ इजीली द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इन आउटस्टैंडिंग डेट। और ये इसने पूरा फॉर्मूला दिया है कि इसने ये कैसे जनरेट किया है। ये इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो ये इसने पूरा हमें मेथड दिया है। तो ये था कि हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ और चीजें जानेंगे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और क्या कर सकते हैं। Now we all are aware when we prepare a project report, तो many times bankers ask us to provide a sensitivity analysis. Sensitivity analysis ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर चेंज हुआ, मान लीजिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज हुआ या सेल्स रियलाइजेशन में चेंज हुआ, तो उससे पूरी शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये हम कोपायलट में राइट इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया,
I hope the prompt is visible. Provide me the sensitivity analysis if sales increase by 12% and raw material cost increase by 9%. मैंने इन्हें एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस आप दीजिए अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है 12% से और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 9% से, तो आप क्या देंगे? तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, अब देखना है सेंसिटिविटी एनालिसिस बनाएगा। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 12% एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 9%, एंड फॉर्मूला फॉर making sensitivity analysis is very complex, and I feel a lot of relief when it is being done by Copilot, बिकॉज अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें बनानी पड़ती तो हमें न्यू शीट में जाना पड़ता, वहां पे हमें सेल्स को हर साल 12% बढ़ाना पड़ता, वहां हमें हर साल रॉ मटेरियल कॉस्ट को भी 9% से बढ़ाना पड़ता और उसके बाद हमें इम्पैक्ट मालूम पड़ता। तो ये इसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और यहाँ पर आप देखिए कि इसने एक बहुत अच्छे से हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करके दिया है जो हम न्यू शीट में जाके चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने बोला सेल्स इंक्रीज बाय 12%, यहां पे सेल्स थी 143 की 180 हो गई, ठीक है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट ये रही यहां पर, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इसने कैलकुलेट कर ली और ये इसने प्रॉफिट जो सेंसिटिविटी एनालिसिस के बेसिस पे आता है वो कैलकुलेट कर दिया। इसमें सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा इसने कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट करा है, करता तो ये सही है, लेकिन इसने क्या फॉर्मूला यूज किया है वो देखना है। ये इसने शो एनालिसिस ये इसने पांडास को यूज करके किया है, प्रोडक्शन शीट से उठाया इसने, सेल्स चार्ट से सिलेक्ट किया इसने, फिर इसने पैरामीटर लगाए क्वांटिटी सोल्ड, सेल्स प्राइस, ईयर्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेल्स प्राइस को इसने 1 पॉइंट। अब देखिए इसमें ये ज्यादा इफेक्ट क्यों आया, हमने 12% बोला था, अब ये ज्यादा इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि को पायलट ने इसे क्या समझा, इसने क्वांटिटी सोल्ड को भी इंटू 1.12, सर स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये दिख रही है। इसने इसने क्वांटिटी सोल्ड में भी 1.12 ऐड किया और इसने सेल्स प्राइस में भी 1.12 ऐड किया, यानी इसने मेरी सेल्स को क्वांटिटेटिवली भी 12% बढ़ा दिया और सेल्स की प्राइस भी 12% बढ़ा दी। तो मेरा जो पहला था कि ये सेल्स 143 से 180 क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि इसने उसको दो इफेक्ट दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द सेंसिटिविटी एनालिसिस। हम हमारा सेंसिटिव एनालिसिस बिल्कुल सही है, बस हमें एक ही चेंज करना पड़ेगा कि सेल्स इंक्रीज बाय 12% विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्राइस ऑल्सो। और रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या करा इसने, रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी इसने पर केजी 1.09 कर दिया। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जैसे रॉ मटेरियल में यहाँ पे इसकी 75 लैक्स की कॉस्ट आ रही है, अगर हम प्रोडक्शन शीट में देखें तो प्रोडक्शन शीट में क्या कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन शीट में 68 लैक्स अराउंड है। तो यहां पर इसने सिर्फ उसमें ऐड किया है क्योंकि यहां पर इसने दोनों जगह 9% नहीं लगाया है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी में ही इसने 9% ऐड किया है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में इसने ऐड नहीं किया है। और सेल्स वाला जो पार्ट था वहां पर इसने क्वांटिटी में भी 12% जोड़ा है और सेल्स प्राइस में भी 12% जोड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आया आप सबको कि आप कैसे। हाँ सर, आप बिल्कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं बैंक फाइनेंस के लिए। यस यू कैन इजीली क्रिएट, बट द थिंग इज कि आपको उसको पूरा चेक करना पड़ेगा और आपको जो भी आप प्रॉम्प्ट उसमें दे रहे हो वो बहुत क्लियर देना पड़ेगा, राइट। यस वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नो इश्यूज विद दैट। और अभी हम एक और इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और भी कुछ चीजें जानेंगे कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं।
जैसे हमने ये पार्ट कवर कर लिया, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया हमारा, हमने रेशियोज देख लिए। अब जो एक हमेशा समस्या आती है कि हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैंकर कहता है कि सर इसको थोड़ा और डिटेल कर दो, इसमें थोड़े अच्छे पेजेस लगा दो, थोड़े चार्ट वगैरह ऐड कर दो, ताकि ये थोड़ी सी प्रेजेंटेबल और हो जाए। ये होता है हमारे साथ कि हमारी पूरी पीपीटी, हमारी पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करने के बाद बैंकर सर ये कहते हैं सर इसको थोड़ा और इलेबरेट कर दो, इसका ओपनिंग थोड़ा और अच्छा कर दो, इसकी एक अच्छी समरी बना दो, ताकि दिखाने में, ऊपर भेजने में अच्छा रहे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर गए, हमने इसको स्टार्टिंग में ही इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया मैंने इसको, गो थ्रू द एंटायर वर्कबुक। मैंने क्या बोला उसको, एक्सेल में दो चीजें होती है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होती है वर्कशीट, यानी जिसमें, जिस शीट में अभी हम है, जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर है वर्कशीट, और वर्कबुक यानी ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो एक्सेल फाइल है वो वर्कबुक है। तो मैंने इससे क्या बोला, गो थ्रू एंटायर वर्कबुक एंड प्रोवाइड मी ए डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव समरी फॉर सबमिटिंग टू बैंक। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आप गो थ्रू कर लो, और उसके बाद मेरे को बताओ, एक बहुत अच्छी समरी बताओ मुझे जो मैं बैंक को सबमिट कर सकूं। ये वर्क कर रहा है। आई थिंक इट इज जनरेटेड। सी, इसने एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूटिव समरी बना के दे दी। इसने प्रोजेक्ट ओवरव्यू कवर कर लिया, इसने प्रोडक्शन एंड सेल्स कवर कर लिया, कि प्रोडक्शन स्टार्ट एट 1,14,000 kg इन द फर्स्ट ईयर एंड ग्रोस टू 182,400 kg बाय द सेवेंथ ईयर। ये आउटपुट आपको तभी मिल सकता है जब आप एक्सेल के अंदर ही उसको इनपुट दोगे, नहीं तो इतनी अच्छी एग्जीक्यूटिव समरी आपको और कहीं नहीं मिल पाएगी। सेल्स वॉल्यूम क्लोजली फॉलो विद प्रोडक्शन विद द क्वांटिटी ऑफ, ये भी बता रहा है कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है। 1,02,600 kg थी फर्स्ट ईयर में, जो सेवेंथ ईयर में जाके 1,81,000 kg से एक्सीड हो गई। सेल्स प्राइस भी बढ़ी है, जो 140 थी पहले साल में, वो 200 तक पहुंच गई है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में बताया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट 60 थी, जो 80.4 तक चली गई है। लोन एंड इंटरेस्ट भी बता रहा है ये, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड इन पार्ट बाय अ टर्म लोन विद इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्टिंग एट, ये भी बता रहा है कि सब इंटरेस्ट, पहले साल में 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया था, और आखिरी साल में सिर्फ 26,000 का इंटरेस्ट दिया है, यानी पूरा प्रोजेक्ट का लोन कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी ये कमेंट कर रहा है, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली साउंड विद क्लियर पार्ट टू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत अच्छी प्रोजेक्ट समरी इसने हमें बना के दी है बेस्ड ऑन अवर प्रॉम्प्ट। आई होप दिस इज यूजफुल। अब हमारे आखिरी के एक दो के यूज केस और हैं इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो हम देख लेते हैं। ये हमारी फाइल है, समरी इसने प्रोवाइड कर दी। अब मुझे एक चार्ट भी इंसर्ट करना है। मेरी बात हुई थी कि बैंकर हमसे बोलता है सर चार्ट भी इंसर्ट करो, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेटमेंट है। यहां पर मैंने इन्हें एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रोवाइड मी इंटरेक्टिव चार्ट कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑल ईयर्स। ये यहाँ पे 7 साल की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करी गई है। तो मैंने इन्हें एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक आप इंटरेक्टिव चार्ट बताओ जिससे मैं सारे साल की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर पाऊं। ये वर्क कर रहा है। ये बोल रहा है इंटरेक्टिव चार्ट तो मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट, लेकिन मैं एक विजुअली इंगेजिंग स्टैटिक चार्ट जरूर क्रिएट कर दूंगा। अब ड्यू टू अ टेक्निकल एरर, शायद हमने इसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, इसलिए ये इंटरेक्टिव चार्ट अभी जनरेट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम अपना अगला प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं, हो सकता है अगले प्रॉम्प्ट पे काम कर लेगा।
ये हम इसको वापस ट्राई करेंगे अगर ये वर्क करता है तो। अब हम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गए, इसके स्टार्टिंग पे हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया, एनालाइज दिस whole वर्कबुक एंड प्रोवाइड मी द इम्प्रूवमेंट्स व्हिच शुड बी डन इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैंने इसे बोला कि इस पूरी वर्कबुक को आप एनालाइज करो और मुझे बताइए कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमियां क्या है और किस तरह से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम और बेहतर कर सकते हैं। अब देखते हैं ये हमें क्या इनपुट देता है। ये बोल रहा है डेटा कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। ये बोल रहा है कि आपके कुछ सेल्स में डेटा नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है, क्लियर टेबल हेडर्स एंड लेबल्स। कुछ जगह आपके हेडर्स क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारा हेडर है सिर्फ एबीसी। अब एबीसी क्या, तो ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया है ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। एड एक्सप्लेनेटरी नोट और अ समरी सेक्शन टू कनेक्ट द फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा। ये बोल रहा है सर आपने सारे फिगर से लिख रखे हैं इसके अंदर, एक समरी नोट भी इसके अंदर जनरेट करो। विजुअलाइजेशन बोल रहा है इनकॉर्पोरेट चार्ट्स और ग्राफ्स। चार्ट हम अभी करते हैं, वापस ट्राई करते हैं। हाईलाइटिंग की मैट्रिक्स, आप एक समराइज करो और हाईलाइट आपके की मैट्रिक्स को करो। एम्प्टी रोज को हटाओ और जहां भी आपने कैलकुलेशंस करे हैं उन कैलकुलेशंस का बेसिस भी दीजिए। तो दिस इज हाउ वी कैन लर्न कि हम हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब ये जो चार्ट वाला पार्ट है हम इसको एक बार वापस कोशिश करते हैं, यहां पे ट्राई करके देखते हैं। होपफुल यहां पे दे देगा, नहीं ट्राई करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में ट्राई करते हैं। प्रोवाइड मी ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी इन चार्ट्स। ये हमारा आज का इसको लास्ट प्रॉम्प्ट है। होपफुल है कि इसमें ये अब की बार आउटपुट दे देगा। सी अब की बार इसने हमें आउटपुट दे दिया और एक बहुत सुंदर इसने हमारे लिए चार्ट जनरेट कर दिया। ये है चार्ट जो इसने जनरेट कर दिया कि ये शुरू साल में इतना था। आप देख सकते हैं शुरू साल का चार्ट और ये एंड साल का चार्ट, ये इसने हमें इस तरह से दे दिया है। ये जो इसने चार्ट में दिया है, ये दिया है इसने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। यहाँ पे 17.87 पे इसका टॉप फिगर है और यहाँ पे हम देख सकते हैं 17.87 का ही नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो this is how we can use Excel in our day-to-day life using Copilot, and we can Excel and we had learned today that how Word drafts for us, how PowerPoint makes PPT for us, and how Excel analyzes data for us. अगर आपका कोई क्यूरी हो, वैसे तो हमने सारी क्यूरीज साथ साथ एड्रेस करी है पूरे सेशन में, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी, अगर आप कुछ पूछना रह गया हो या कुछ क्यूरी हम बताना मेरे तक नहीं आ पाई हो या मैं बताना चूक गया हूं, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालें या आपका हैंड रेज करें ताकि हम आपकी क्यूरीज का सॉल्यूशन दे पाए। कोई भी क्यूरी जो आप समझते हैं। शायद कोई क्वेरी नहीं है, वो अटेंडेंस में से हमने कोई सारी क्वेरी नहीं क्यूरी है। ड्यूरिंग द सेशन एड्रेस कर ली ना। हाँ, अपन ने ड्यूरिंग द सेशन काफी क्वेरीज अटेंड भी कर ली और उसका आपने रिप्लाई बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई भी दिया सर। थैंक यू सो मच। ओके मैं ओके, थैंक यू सर फॉर योर मैसेज। नो क्यूरीज सर, यू हैव एक्सप्लेन ब्यूटीफुली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सी ए सिद्धार्थ अग्रवाल सर फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। और आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कोपायलट इन वर्ड और कोपायलट इन एक्सेल।
और हमारे लिए ये टॉपिक, आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो एक नया टॉपिक था, और आई होप काफी लोगों के लिए नया टॉपिक था, जो अपने डे टू डे सीए प्रैक्टिस में अपन यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल सर। नाउ सी अंकुर कुमार गुप्ता सर, आई रिक्वेस्ट यू टू एनी suggestion and something about this session. सी अंकुर कुमार गुप्ता सर। यस सर। हाँ अभिनव। सर एनी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप में से कोई जो ऑडियंस है वो अगर इन फ्यूचर भी कोई सेशन लेना चाहे, उनको लगता है कि हाँ हम इस तरह को प्रेजेंट कर पाएंगे, या कुछ नया सॉफ्टवेयर जैसे कोपायलट इन्होंने आज कवर किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी टूल्स ऐसे हैं जो हम यूज कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा मेंबर हो जो इंटरेस्टेड हो कोई टूल्स में हमको समझाने के लिए या शेयर करने के लिए आपस में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप अपने इस बिजी समय में समय निकाला, और आईटीआर के इस जो पीक टाइम है, पीक सीजन है, इसमें आप सब लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिद्धार्थ जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने एक आईटीआर के टाइम पे उनको टाइम दिया 2 घंटे का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी, शिवांशु जी, अब और हमारी बैक एंड टीम जो हमारी सीआईआर से जो काम कर रही है डे टू डे बेसिस में हमारी हेल्प करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं मेंबर्स के लिए, वो हम सभी को प्रेरित करता है कि हम ऐसे कार्य करते रहे। और एक रिक्वेस्ट जो मैंने शुरू में भी की थी कि हमने टास्क शेड्यूलर पे आप सीआईआरसी के यूट्यूब चैनल को ले लिया है, तो हम अब ये प्रण लें कि हम डेली उसको एक्सेस करेंगे। और हमें हर हफ्ते वहाँ पे 2 वीडियो सर दे रहे हैं, हर हफ्ते 4 घंटे की लर्निंग अंकुर सर के नेतृत्व में सीआईआरसी की टीम के प्रयासों से हमें मिल रही है। और हम सब ये कोशिश करें कि हम उसका अधिक से अधिक लाभ ले पाए। Thank you, sir, and thank you, Chairman sir and team CIRC to give me such opportunity to moderate this type of programs in AI. And thank you, CS Siddharth Agarwal sir, जो मैंने आपके बारे में सुना था, वेल डिजर्व पर्सन सर, कि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज, और आपने जो अटेंडीज हैं उनकी क्वेरीज वगैरह वेल अच्छी तरीके से आपने काफी अच्छे तरीके से उनको समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। चौधरी सर। थैंक यू सो मच चौधरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। So today we are concluding these sessions on AI in Copilot in Word and Excel. So I think it's a very valuable session. Thank you everyone for this type of. Thank थैंक you. यू। सर क्लोज कर दीजिए।